Hello, students. How are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly and properly. Students, Chapter 5 Geography Major Domains of the Earth फर्स्ट पार्ट की फर्स्ट वीडियो मैं आपके पास सेंड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने डोमेन्स ऑफ द अर्थ में रीड किया लिथोस्फीयर के बारे में, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर, व्हाट इज बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर में हमने कंटिनेंट्स ओशियन के बारे में रीड किया, वर्ल्ड में हाउ मैनी कंटिनेंट्स एंड ओशियंस, इसके बारे में हमने मैप के द्वारा अच्छी तरह से इसको समझा। कंटिनेंट्स के बारे में हमने डिटेल से रीड किया। सबसे बड़ा कंटिनेंट्स एशिया है। एशिया यूरोप जो कंबाइन थे, इसको यूरेशिया के नाम से जाना गया था। यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका के बारे में हमने अच्छी तरह से रीड किया। टुडे वी स्टार्ट नाउ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर 5 हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मैंने रिलेट किसके साथ किया था? वाटर के साथ। तो हाइड्रोस्फीयर में क्या है? जलमंडल। जलमंडल के बारे में अब हम डिटेल से रीड करेंगे। लुक एट दिस डायग्राम। ये ओशियन है, जिसका 97.5% वाटर ओशियन के अंदर है। जो हमारे 5 ओशियंस हैं, उनके अंदर जो पानी की मात्रा है वो कितनी है? 97.5, यानी कि ओनली 3% वाटर जो है फ्रेश वाटर है। लेकिन वो फ्रेश वाटर हमारे लिए कितना उपयोगी है, हम उसका कितना प्रयोग कर रहे हैं, ये इसके बारे में हम डिटेल से रीड करेंगे। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट्स। हम पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। मोर देन 70% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो 71% से ज़्यादा पानी से ढकी हुई है, और ओनली 29% इज विद लैंड। जिन कंटिनेंट, जो 7 कंटिनेंट्स हैं, वो ओनली 29% पार्ट पे हैं जिस भाग पर हम रह रहे हैं। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। जो जलमंडल में है, अलग अलग फॉर्म में वाटर पाया जाता है। एज रनिंग वाटर इन ओशियंस, ओशियन के अंदर जो वाटर है, रिवर के अंदर रनिंग करता हुआ, फ्लो करता हुआ वाटर, लेक्स के अंदर, आइस इन ग्लेशियर, जो ग्लेशियर्स के अंदर आइस में जमे हुए हैं, अंडरग्राउंड वाटर, जो जमीन के नीचे पानी है, एंड द वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, और हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर वेपर पाए जाते हैं। इन ऑल कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर। ये सभी फॉर्म्स हैं हमारे जलमंडल के अंदर। तो इस प्रकार पानी कितने अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है? ओशियन के अंदर, रिवर के अंदर, लेक के अंदर, ग्लेशियर के अंदर, अंडरग्राउंड वाटर, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स। एंड मोर देन 97 ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशियन। तो हमारा जो अभी मैंने समझाया था, ओशियन के अंदर 97% से ज़्यादा पानी है। इट्स टू साल्टी फॉर ह्यूमन यूज, यानी बहुत ही ज़्यादा खारा पानी है, नमकीन वाटर है, जिसका प्रयोग ह्यूमंस नहीं कर सकता है। इन लार्ज प्रोपोर्शंस ऑफ द रेस्ट ऑफ वाटर, जो बची हुई ओशन पानी है, बचा हुआ जो पानी है 3%, 97 के एक्स्ट्रा, फॉर्म ऑफ द आइस सीट, यानी कि जो बर्फ की परतें जमी हुई हैं ग्लेशियर के अंदर, वहाँ अंडरग्राउंड वाटर में वेरी स्मॉल परसेंटेज इज अवेलेबल फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमंस, यानी बहुत ही कम मात्रा में, कम प्रतिशत जो अमाउंट है वाटर का, वो हमारे ह्यूमन के यूज के लिए बचता है। तो हमारे पास इतनी कम मात्रा में हमारे प्रयोग के लिए जो फ्रेश वाटर है वो बचता है। अब यहाँ देखना है बेटा, साइज के अकॉर्डिंग आप इन स्क्वायर को रीड करेंगे, और टोटल स्क्वायर को काउंट करने के बाद आपको पता चलेगा कि जो सबसे ज़्यादा स्क्वायर हैं वो सबसे बड़ा क्या है? हमारा कंटिनेंट्स है। एशिया सबसे बड़ा, अफ्रीका सेकंड पर, नॉर्थ अमेरिका थर्ड पर, फोर्थ साउथ अमेरिका, 6th यूरोप, 7th, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इस प्रकार ये 7 कंटिनेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू द लार्ज टू स्मॉलर। तो स्मॉलर कौन सा हुआ हमारा? ये 6 पे है, ये 7 पे। ऑस्ट्रेलिया हमारा सबसे स्मॉलेस्ट है। यूज हैंस द डिस्पाइट बीइंग ए ब्लू प्लेनेट वी फेस ए शॉर्टेज होगा। इस प्रकार हमें जो नीला ग्रह है, जब हम अर्थ को कहते हैं, तो यहाँ पर पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो सकती है आने वाले समय में। या हमारे पास बहुत ज़्यादा जो फ्रेश वाटर है वो कमी है। अब हम रीड करेंगे ओशियंस के बारे में। ओशियन आर द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर्स। जो ओशियंस के अंदर पानी के अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा, 97% से ज़्यादा। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। जितने भी हमारे वर्ल्ड के क्या है ओशियन है, वो आपस में सब जुड़े हुए हैं। द ओशियन वाटर आर ऑलवेज मूविंग, हमेशा गतिशील रहता है। जो महासागरों का पानी है,
थ्री चीफ मोमेंट्स ऑफ द ओशियंस, ओशियन के अंदर जो तीन मुख्य मोमेंट्स होते हैं, गति रहती हैं, वो कौन कौन सी हैं? वेव्स यानी कि तरंगे होती हैं, टाइड्स ज्वार भाटा होता है, एंड ओशियन करंट्स यानी कि धाराएं होती हैं, महासागरीय धाराएं। तो यहाँ पूछा जा सकता है कि जो मोमेंट्स होती हैं ओशियन के अंदर वो कितनी टाइप की होती हैं? थ्री टाइप्स की, वेव्स, टाइड्स एंड ओशियन करंट्स। 5 मेजर ओशियंस आर द पैसिफिक ओशियन। अब यहाँ पर 5 ओशियन बताए गए हैं, लेकिन मोस्टली 4 ओशियंस के बारे में ही हम रीड करेंगे। पैसिफिक ओशियन जो लार्जेस्ट ओशियंस है वर्ल्ड का, अटलांटिक ओशियंस, इंडियन ओशियंस, साउथर्न ओशियन। जो साउथर्न ओशियंस है ये अंटार्कटिका के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है, तो इसको अलग से नेम नहीं दिया गया है, और आर्कटिक ओशियन। तो इस पर हम 4 ओशियन हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन एंड आर्कटिक। जो साउथर्न ओशियन है ये अंटार्कटिका में इंक्लूड है। द पैसिफिक इज द लार्जेस्ट ओशियन। अब हम पैसिफिक ओशियन के बारे में रीड करेंगे, जो क्या है? लार्जेस्ट है। इट्स स्प्रेड्स ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के 1/3 पार्ट पर फैला हुआ है। मैरियाना ट्रेंच डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, जैसे हमने लेसन के फर्स्ट पार्ट में मैरियाना ट्रेंच की डीपेस्ट के 11,055 के बाद इसकी डेप्थ है, गहराई क्या है मैरियाना ट्रेंच की? 11,055। तो ये किसकी डेप्थ है? मैरियाना ट्रेंच। ये कहाँ है मैरियाना ट्रेंच? पैसिफिक ओशियन के अंदर। ये वर्ल्ड का सबसे डेप्थ पॉइंट है। जैसे हमने हाईएस्ट में क्या रीड किया था? हाईएस्ट की जो माउंट एवरेस्ट थी, माउंटेन थी, वो माउंट एवरेस्ट 8848, और जो सॉरी यहाँ 22 है बेटा, यहाँ पर 11,022 है। तो ये डेप्थ है मैरियाना ट्रेंच की। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट क्या है? ओशियन है पैसिफिक ओशियन। इसका डेप्थ पॉइंट है मैरियाना ट्रेंच। तो इस प्रकार जो शेप है पैसिफिक ओशियन की वो है सर्कुलर शेप। कैसी शेप है? सर्कुलर, वर्ताकार है। ऑस्ट्रेलिया, एशिया, इसके चारों तरफ जो कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। तो इसके जो चारों तरफ हैं वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और नॉर्थ साउथ अमेरिका। तो ये इसके एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ साउथ अमेरिका। क्योंकि जो वर्ल्ड के मैप में हम देखते हैं तो ये वर्ल्ड का मैप कागज पर पेपर पर देखने पे ये फ्लैट दिखाई देता है। अगर हम इसको ग्लोब पे देखेंगे तो इसका पार्ट एक स्थान पर मिलेगा। तो अब इसकी शेप कैसी है? सर्कुलर। तो इस प्रकार सबसे इसका डेप्थ पॉइंट है मैरियाना ट्रेंच। अब नेक्स्ट है अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। इट इज द एस शेप। जो हमने वर्ल्ड के मैप में देखा था इसकी शेप एस की तरह है। इट्स फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। तो इस प्रकार जो इसके एक साइड में नॉर्थ साउथ अमेरिका है पश्चिमी साइड में, यूरोप और अफ्रीका ईस्टर्न साइड में है। कोस्ट लाइन ऑफ द अटलांटिका, जो अटलांटिका की जो कोस्ट लाइन है, किनारे हैं ओशियंस जो कंटिनेंट से लगते हुए, वो क्या है? हाईली इंडेंटेड, यानी कि दांतों जैसे से, जैसे ये दिखा रखा है ये शेप है, ये इंडेंटेड कोस्ट लाइन है। ये किसकी कोस्ट लाइन है? ये हमारे अटलांटिक ओशियंस की। द इरेगुलर और इंडेंटेड कोस्ट लाइन, इसकी जो अनियमित और दांतों जैसी जो शेप है कोस्टलाइन्स की, प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स। यहाँ की जो प्राकृतिक बंदरगाह है या पोताश्रय है, यानी कि जो शिप हैं वहाँ यहाँ आकर आसानी से रुक सकते हैं, सामान इनके अंदर रखा जाता है शिप के अंदर, और शिप से सामान को उतारा जाता है। ये पोर्ट और हार्बर्स यहाँ पर नेचुरल तरीके से बने हुए हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स, व्यापार के पॉइंट से इट इज द बिजिएस्ट ओशियन। ये सबसे बिजी है, यानी कि यहाँ सबसे ज़्यादा व्यापार का कार्य किया जाता है। तो हमने अब वर्ल्ड के मैप में हम दोनों ओशियंस के बारे में देखते हैं। जैसे हम इसी में देखते हैं तो यहाँ हम देखते हैं ये है अटलांटिक। तो इसके वेस्टर्न साइड में नॉर्थ साउथ अमेरिका और ईस्टर्न साइड में यूरोप और
अफ्रीका, और ये है पैसिफिक का कुछ पार्ट और ये है पैसिफिक का कुछ पार्ट। तो इस प्रकार अगर इसको हम राउंड कर देते हैं तो ये पार्ट इधर मिल जाएंगे। तो इसके एक साइड में एशिया, ऑस्ट्रेलिया, और दूसरी साइड में गया नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो ये समझने के लिए बेटा आपको ग्लोब की जरूरत पड़ेगी, जो आगे हम कभी क्लास में समझाएंगे। जैसे वर्ल्ड का मैप है, इसको आप अगर गोल करके देखोगे तो ये जो पैसिफिक का पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और उधर वाला पॉइंट, दोनों अगर हम इसको राउंड शेप में देखेंगे तो ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसका मैंने अभी समझाया था, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है पैसिफिक के एक साइड में है और एशिया और ऑस्ट्रेलिया दूसरी साइड में। ऐसे ही अटलांटिका के ये एस शेप है, यहाँ अफ्रीका है, यूरोप है, एक साइड में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। तो ये आप अच्छी तरह से समझ लेना है। नेक्स्ट हम आर्कटिक के बारे में बात करेंगे, अभी वहाँ पढ़ेंगे। तो आर्कटिक सर्कल है जो हमारा, ये ऊपर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के ऊपर का सर्कल है। और नेक्स्ट बचा हमारा फिर इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन की शेप यहाँ ऐसी है, ट्रिएंगल्स। ये आगे रीड करेंगे, क्योंकि एक साइड में ये अरेबियन सी है और एक साइड में बे ऑफ बंगाल है। तो ये ध्यान देना, ये अरेबियन सी एक साइड में इंडिया के, दूसरी साइड में बे ऑफ बंगाल है। तो ये इधर ऊपर से ट्रायंगल के साइज में है। तो इस प्रकार हम इसका साइज है एस साइज में, और जो पैसिफिक का है वो सर्कुलर है। तो इस प्रकार की अलग अलग शेप है सभी ओशियंस की। तो इसको हम आगे रीड करते हैं। नेक्स्ट हम जो ओशियंस है उसके बारे में रीड करेंगे। इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन हमारा इंडिया के नाम से, इंडियन इज द ओनली ओशियन नेम आफ्टर ए कंट्री, एक देश के नाम के साथ है इंडिया। द शेप ऑफ ओशियन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर। तो इसकी अभी बताया था, इसकी त्रिकोण या त्रिभुज जैसी शेप है। इन द नॉर्थ, देखिए नॉर्थ में इट इज बाउंड बाय एशिया एंड इन द वेस्ट बाय अफ्रीका। एक साइड में एशिया कंटिनेंट, दूसरी साइड में अफ्रीका कंटिनेंट, और इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया, और इसके ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या था, इंडियन ओशियन। इसकी शेप ट्रायंगुलर, और किसके नाम से, इंडिया कंट्री के नाम से। नेक्स्ट जो अभी मैंने बताया था साउथर्न ओशियन इन सर्कल द कंटिनेंट ऑफ द अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका के सर्कल के अकॉर्डिंग है। एक्सटेंड नॉर्थवार्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ये 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक फैला हुआ है। एंड द आर्कटिक ओशियन इज लास्ट, जो हमारा आर्कटिक जो मैंने ऊपर बताया था एशिया से अपर पार्ट में, इज लोकेटेड विद द आर्कटिक सर्कल सराउंड द नॉर्थ पोल। जो नॉर्थ पोल है ऊपर, ये नॉर्थ पोल है हमारी अर्थ का, और नीचे साउथ पोल। तो इसके यहाँ ऊपर इस सर्कल में ये फैला हुआ है। इट कनेक्ट विद द पैसिफिक ओशियन बाय ए नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज ए बेरिंग स्ट्रेट। यानी कि जहाँ ये आर्कटिक सर्कल पैसिफिक ओशियन के साथ, यहाँ पैसिफिक ओशियन है, इसके साथ एक नैरो स्ट्रेच से जुड़ा हुआ है जिसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। ये याद रखना बेटा कि जो आर्कटिक सर्कल है और जो पैसिफिक ओशियन है, ये आपस में जुड़ते हैं कौन से स्टेट के द्वारा, बेरिंग स्ट्रेट के द्वारा। इट इज बाउंड बाय द नॉर्थन कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। तो इसके जो नॉर्थन कोस्ट है, उत्तरी जो किनारे हैं नॉर्थ अमेरिका से जुड़े और यूरेशिया, जैसे पहले यूरोप और एशिया इकट्ठे थे उससे जुड़े हुए हैं। एटमोस्फेयर, तो एटमोस्फेयर में हम क्या रीड करेंगे बेटा, एटमोस्फेयर वायुमंडल। अभी हमने जलमंडल में ओशियन के बारे में रीड किया है। ओशियन के अंदर जो वाटर फॉर्म में पाया जाता है, ओशियन में पाया जाता है, रिवर में, लेक में, एंड क्या वाटर वेपर में पाया जाता है। तो अब हम एटमॉस्फेयर में देखेंगे कौन कौन सी गैसेस हैं। अर्थ इज सराउंड बाय ए लेयर ऑफ द गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। यानी कि जो गैस की परत है, अलग अलग टाइप की जो गैस है वो पाई जाती है कहाँ, एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, अदर गैसेस। थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज ए इंटीग्रल्स एंड द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्लैनेट्स। जो हमारी ग्रह के लिए, अर्थ प्लैनेट के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो क्या है, ये एटमॉस्फेयर है। ये थिन ब्लैंकेट एक चादर की तरह एटमॉस्फेयर है जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ के लिए सबसे जरूरी है। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ है, जो हम सांस लेने के लिए हवा प्रोवाइड करवाता है। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज, जो सूर्य की हार्मफुल हानिकारक सन रेज है उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। कौन प्रोटेक्ट करता है, एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू ए हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। ये देखो साइड में ये पिक्चर दिखा रखी है, ये एटमॉस्फेयर दिखा रखा है। यहाँ नीचे जीरो लेवल से लेकर 1600 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड है, फैला हुआ है। ये नीचे
यहाँ देखो नीचे ये ऐसे फैला हुआ है, नीचे 0 से लेकर ऊपर 1600 किलोमीटर तक, तो इसकी टोटल लंबाई है। तो हम यहाँ देखते हैं एटमॉस्फेयर इज डिवाइड इनटू 5 लेयर्स। ये यहाँ देखें जो 5 हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो ये कितनी लेयर बांटी गई हमारे एटमॉस्फेयर में? 5 लेयर। ये ध्यान से याद रखना है बेटा। दीज लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जो अर्थ का सरफेस है नीचे, सबसे नीचे यहाँ से स्टार्ट होती है, कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। ये जो नीचे की है ये ट्रोपोस्फेयर कहलाती है। ये इसके डिटेल से हम 7th क्लास में रीड करेंगे। सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड मेसोस्फेयर, फोर्थ थर्मोस्फेयर और फिफ्थ हमारी लास्ट एक्सोस्फेयर। इस प्रकार ये 5 लेयर्स हैं किसकी? एटमॉस्फेयर की। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ द नाइट्रोजन एंड द ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर में हमारी जो ज़्यादा गैस है वो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। विच मेक अप द 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। जो हमें जो हवा है, साफ हवा है, 99% गैसों के कारण से मिलती है। नाइट्रोजन 78%। ये याद रखना कि एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन गैस कितनी परसेंटेज है? 78 और ऑक्सीजन 21। एंड अदर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन एंड अदर कंप्राइज 1% बाय वॉल्यूम, यानी कि ओनली 1% अदर गैसेज हैं। ऑक्सीजन इज ब्रेथ ऑफ लाइफ्स, यानी कि जो ऑक्सीजन है हम सांस ले रहे हैं, उसके कारण हम जीवन जी रहे हैं। विद नाइट्रोजन हेल्प, नाइट्रोजन की सहायता से इन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जैविक जीव हैं वो नाइट्रोजन की सहायता से ही या मदद से ही ग्रो कर पाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रेजेंट इन मिनट्स अमाउंट। आज के टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड है जिस गति से बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज इम्पोर्टेंट एज ए अब्जॉर्ब हीट रेडिएट बाय द अर्थ। तो इस प्रकार पृथ्वी के द्वारा हीट को, गर्मी को ऑब्जर्व करने की जो कार्बन डाइऑक्साइड वो मदद करते हैं। देयर बाय कीपिंग द प्लेनेट वार्म, जो हमारे प्लेनेट को, अर्थ प्लेनेट को वार्म रखती है, गर्म रखते हैं। इट इज आल्सो एसेंशियल फॉर आवर ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, पौधों की ग्रोथ के लिए क्या है? आवश्यक है, जरूरी है। एंड द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट्स। जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है, घनत्व है, वो हाइट के अकॉर्डिंग, यानी कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो ये क्या हो जाती है? इट्स इज मैक्सिमम एट द सी लेवल। ये जो सी लेवल पर है ये सबसे ज़्यादा डेंसिटी पाई जाती है। कहाँ पर? सी लेवल पर। पूछा जा सकता है कि डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम कहाँ होती है? सी लेवल पर। एंड द डिक्रीज रैपिडली एज वी गो, जैसे जैसे हमने ये अभी वायुमंडल की 5 लेयर्स, जैसे जैसे हम फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ, फिफ्थ लेयर तक ऊपर जाते हैं तो ये जो डेंसिटी है वो कम होती चली जाती है, डिक्रीज होती है जल तेजी से। द क्लाइंबर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स इज ब्रीथिंग ड्यू टू द डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर। जैसे जैसे ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले या दूसरे माउंट्स पर चढ़ने वाले जो क्लाइंबर्स हैं, उनको जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ जो डेंसिटी ऑफ एयर है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर, इसलिए वो जैसे माउंटेन पर चढ़ाई करते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाते हैं टू बी एबल टू ब्रीथ एट द हाई एल्टीट्यूड। इस प्रकार ज़्यादा ऊंचाई पर वो सांस लेने में मदद कर सकें, ये जो सिलेंडर उनकी सहायता से सांस ले सके। द टेम्परेचर आल्सो डिक्रीज एज वी गो टू अपवर्ड, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऊंचाई की तरफ जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेयर से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज हो जाता है, यानी कि तापमान भी कम हो जाता है। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ, दिस वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इस प्रकार जो प्रेशर है, दबाव है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो भी पृथ्वी के द्वारा दबाव बनाया जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर। द वेरियस फ्रॉम प्लेस टू, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रेशर होता है। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, कुछ स्थानों पर एयर का हाई प्रेशर होता है और कुछ पर लो प्रेशर होता है। इसके बारे में भी डिटेल से हम 7th क्लास हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बारे में 7th ज्योग्राफी में रीड करेंगे। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हवा है जो हमेशा, वायु है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है। मूविंग एयर इज नॉन इज विंड, जो चलती हुई हवा उसको हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में हमने जो रीड किया था कि जिसके अंदर एटमॉस्फेयर, जिसमें वाटर भी है, लैंड भी है, एयर भी है, तो सारी चीजें जहां पर होती हैं उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज नो रीजन ऑफ कंटैक्ट बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर, जहां तीनों आपस में कंटैक्ट करती हैं। इट इज दिस जोन दैट लाइफ, ये हमारे जीवन के लिए सबसे अच्छा जोन है, दैट इज यूनिक टू दिस प्लेनेट, हमारे इस ग्रह के, ये अनोखा ग्रह इसीलिए माना जाता है कि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। देयर आर सेवरल
जैसे अभी यहाँ देख रहे हैं हम इस पिक्चर के अंदर, यहाँ पर ये लिथोस्फीयर में हम रहने का स्थान है, जीव जंतु हम रह रहे हैं। जो लैंड पार्ट है हमारा, ये पानी का है, ये हाइड्रोस्फीयर है, ये नदियों में भी है, लेक्स में भी है, ओशियंस के अंदर भी है। ये हमारा एटमॉस्फेयर है जिसमें हम गैसियस होते हैं। तो ये तीनों चीज जहाँ आपस में इंटरडिपेंड होती हैं, जहाँ आपस में कंटैक्ट करती हैं, तो ये होता है हमारा एटमॉस्फेयर। स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वेरी इज साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स। हमारी जो बायोस्फीयर के अंदर छोटे से छोटे जीव से लेकर, माइक्रोब से लेकर, जिसको हम किसकी मदद से देख सकते हैं, एंड बैक्टीरिया, छोटे छोटे बैक्टीरिया जो दही के अंदर होते हैं, दूध से दही बनाने में हमारी मदद करते हैं, एंड ह्यूज मैमल्स, और बड़े बड़े स्तनधारी या बड़े बड़े जानवर जैसे हाथी है, जैसे ब्लू व्हेल है, ये जो बड़े बड़े जानवर है वो सब हमारे बायोस्फीयर में पाए जाते हैं। ऑल द लिविंग्स ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन्स आर लिंक्स। ये हम जो जीव हैं इसमें हम ह्यूमन भी इंक्लूड्स हैं टू ईच अदर एंड टू बायोस्फीयर फॉर सर्वाइव। जो बायोस्फीयर है वो हमारे जीवन के लिए सबसे जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विदाउट बायोस्फीयर हम जीवित नहीं रह सकते। The organism in the biosphere may be broadly divided into the plant kingdom and animal kingdom। इस प्रकार जो जीव हैं, जीव मंडल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है यहाँ पर। फर्स्ट प्लांट किंगडम यानी जिसमें पेड़ पौधे हैं, सेकंड में एनिमल किंगडम जिसमें जीव जंतु हैं। द 3 डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड इफेक्ट ईच अदर इन सम वे और द अदर। इस प्रकार ये जो तीनों डोमेन्स हैं आपस में क्रिया करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं और किसी न किसी रूप में एक दूसरे को अफेक्टेड करते हैं। तो इस प्रकार फॉर एग्जांपल कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ फूड, यानी कि हम अपनी लकड़ी की जरूरतों को पूरा करने के लिए किसको काट रहे हैं, फॉरेस्ट को, जंगलों को काट रहे हैं। एंड क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर, और जमीन को साफ कर रहे हैं अपनी खेती के लिए। लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सोयल फ्रॉम स्लोप, तो इस प्रकार जो मिट्टी का स्लोप है, ढलवा भाग है, वहाँ तेजी से मिट्टी रिमूव हो जाती है, बह जाती है। पेड़ कट गए हैं बारिश के कारण या हवा के कारण, जहाँ पर ढाल वाला स्थान है वहाँ से मिट्टी बह जाती है। सिमिलरली अर्थ सरफेस में बी चेंज ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेटीज लाइक अर्थक्वेक। कई बार अर्थ सरफेस है जो हमारी मिट्टी की सतह है, कई बार उसमें बदलाव होते हैं कई प्राकृतिक आपदाओं के कारण, क्लाइमेटीज के कारण, जैसे अर्थक्वेक के कारण। Examples, there could be submergence of lands। कई बार जैसे जो लैंड है हमारी वो मर्ज हो जाती है ओशियन के अंदर, जैसे हैपेंड इन केस ऑफ सुनामी रिसेंटली। जैसे पिछले कुछ सालों में ही सुनामी के कारण पार्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार का कुछ पार्ट जो आइलैंड द्वीप थे वो सबमर्ज्ड हो गए अंडर वाटर, यानी कि जो ओशियन था उस ओशियन के अंदर, पानी के अंदर मर्ज हो गए, यानी कि अब वो बाहर दिखाई नहीं दे रहे हैं। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स, जो इंडस्ट्री का या हमारी फैक्ट्रीज का जो वेस्ट मटेरियल है वो लेक्स के अंदर, रिवर के अंदर डिस्चार्ज किया जाता है, उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। मेक्स द वाटर अनसूटेबल फॉर ह्यूमन, जिससे जो लेक्स का या रिवर्स का जो पानी है वो हमारे लिए अनसूटेबल बनता जा रहा है, ह्यूमन यूज के लिए अनसूटेबल होता जा रहा है। इट्स आल्सो डैमेज अदर फॉर्म ऑफ लाइफ। इस प्रकार से जो प्रदूषित पानी है, पोल्यूटेड वाटर है, वो हमारे लाइफ को डैमेज करता जा रहा है। इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स, यानी कि इस प्रकार जो उद्योगों की वजह से या थर्मल पावर प्लांट्स की वजह से जो तापीय विद्युत संयंत्र लगाए गए हैं या व्हीकल की तरफ की वजह से पोल्यूट द एयर, जो हवा है वो प्रदूषित होती जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी हवा का सबसे महत्वपूर्ण कंस्टिट्यूएंट्स है। बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीड टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। अगर इसी तरह से हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, जैसे प्रेजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, ऐसे ही अगर बढ़ती गई तो जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो हमारा
ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा। भूतापीय मंडल, भूमंडलीय ताप वो ज़्यादा हो जाएगा, हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दिस इज टर्म ए ग्लोबल वार्मिंग, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग है कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो ज़्यादा मात्रा में हमारे एटमोस्फेयर के अंदर हो जाना। देयर इज थस ए नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज, इस प्रकार ये जरूरी है कि जो रिसोर्सेज है हमारे पास, नेचुरल जो रिसोर्सेज है उनका प्रयोग हम लिमिट में करें, लिमिट अमाउंट में करें। ऑफ द अर्थ मेंटेन, पृथ्वी की जो हमारा प्लेनेट है उसको मेंटेन रखने के लिए बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन द डोमेन्स ऑफ द लिथोस्फेयर, एटमोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। इस प्रकार सतल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल, इन सभी का आपस में बैलेंस बनाए रखने के लिए, नेचुरल बैलेंस बनाए रखने के लिए हर नेचुरल रिसोर्स का हम लिमिट में यूज करेंगे, तभी हम बैलेंस बनाए रख सकते हैं। इस प्रकार हमें किसी भी वस्तु का, किसी भी रिसोर्सेज का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ यूज के लिए, आने वाली जनरेशन को भी इन रिसोर्सेज की ज़रूरत है। और अगर हम इसी गति से, इसी तरह से यूज़ करते रहे तो आने वाली जनरेशन के लिए हम कुछ नहीं छोड़ कर जाएंगे। इसलिए हमें हर चीज़ का प्रयोग लिमिट में करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको लेसन समझ में आया होगा और आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और लेसन को अच्छी तरह से समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स।